हेलो बच्चों, तो वैद्युत धारा का लेक्चर नंबर 3 और आज हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे ओम का नियम। अब ओम का नियम आप क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे कि ओम का नियम क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पर ओम का नियम का दो फॉर्म देखेंगे। एक तो देखेंगे सदिश रूप में और दूसरा ओम का नियम देखेंगे अदिश रूप में। अदिश रूप का ओम का नियम जो है स्केलर फॉर्म जो है वो आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको नया जो मिलेगा वो सदिश रूप। यहाँ पर एक नया फॉर्म मिलेगा कि सदिश रूप क्या होता है। उसके बाद ओम के नियम की हम जैसे अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति भी करेंगे, निकालेंगे कि कैसे हम ओम का नियम निकाल सकते हैं। उसको ड्राइव भी करेंगे, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हेडिंग लगाते हैं ओम का नियम। तो हेडिंग लगा लो ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है। तो देखो एक छोटी सी कहानी है कि एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। बहुत लोगों को पता भी होगा कि जॉर्ज साइमन ओम। तो इन्होंने ये देखा, इन्होंने एक काम किया कि बहुत सारे चालक लिए, उन चालकों के सिरों के बीच में विभवांतर लगाया। विभवांतर लगाने पर जो उसमें धारा प्रवाहित हुई, तो उन्होंने धारा और विभवांतर के बीच में एक संबंध स्थापित किया। इसी को हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। अच्छा, ये बात तो पता है ना कि अगर कोई चालक है, जब तक उसमें विभवांतर नहीं लगाएंगे तब तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। पता है ना ये बात? पक्का? अगर नहीं पता तो चलो भी आज हम बताएंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है, छोटी सी कहानी है, कुछ है नहीं उसमें। तो इसको लेकर एक नियम बनाया गया कि जैसे किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चलो लिख दे रहा हूँ कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ये परिभाषा भी है इसका, ये कुछ लोगों को याद भी होगा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा की विभवांतर, उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा की अनुक्रमानुपाती होता है। वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही नियम है, ओम का नियम कहलाता है कि यदि कोई चालक ले जाए, उस चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे। उसके भौतिक अवस्था में से ताप, मेन उसका ताप ही होता है, टेम्परेचर ही होता है कि टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन ना हो। उसे दाब भी ले आता है, लेकिन जो इसका मेन ले आता है वो ताप ले आता है कि ताप में यानी टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे अगर मैं कोई एक चालक यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे ये हमने एक चालक लिया, यहाँ पर ये एक हमने चालक लिया, ठीक, ये चालक लिया। अगर इसके बीच, इनके सिरों के बीच का विभवांतर हम V मान लेते हैं। अब देखो कभी कहीं कहीं पर डेल्टा V भी लिखा होगा, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का विभवांतर माइनस यहाँ का विभवांतर, तो सर यहाँ का विभव और यह माइनस यहाँ का विभव, तो हमें क्या मिलता है? विभवांतर मिल जाता है। तो डेल्टा V करके भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक। विभवांतर V है, इसमें प्रवाहित धारा अगर I है, तो यहां से हमारा V जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि V जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होता है I के। अब इस जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है इसको हटा देते हैं और हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं, R लगा देते हैं, तो हमारा फार्मूला निकल के आ जाता है V बराबर I R आ जाता है, ठीक है। और यही जो होता है ये हमारा अदिश रूप कहलाता है।
ये जो होगा यही हमारा अदिश रूप कहलाता है। अब देखो कैसे अदिश रूप कहलाता है। विभवांतर कैसी राशि होती है? विभवांतर एक अदिश राशि होती है। ये हमारा धारा I जो होती है वो भी हमारी कैसी होती है? एक अदिश राशि होती है। और R तो हमारा कैसा है? कांस्टेंट है। तो ये जब ये भी अदिश राशि, ये भी अदिश राशि, तो ये पूरा का पूरा हमारा कैसा हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। तो ओम के नियम का जो अदिश रूप होता है यही होता है V बराबर I, R के बराबर होता है। ठीक, जहां पे हमारा R जो होगा, ये R जो होता है वो वैद्युत प्रतिरोध होता है। ये या चालक का वैद्युत प्रतिरोध लिख लो कि चालक का वैद्युत प्रतिरोध, ये R जो होगा वो चालक का वैद्युत प्रतिरोध होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये ओमीय चालक होते हैं। एक चीज को और ध्यान दो, यहाँ पे ओमीय चालक। अब ओमीय चालक किसे कहते हैं? कि वे चालक जो ओम के नियम का फॉलो करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? ओमीय चालक कहलाते हैं। देखो जो ओम का नियम होता है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, हमेशा के लिए ओम का नियम ट्रू नहीं होता है। कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनओमीय चालक बोलते हैं। और जो ओम के नियम का फॉलो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ओमीय चालक बोलते हैं। सारे चालक नहीं होते हैं, ये ऐसे बोलो कि सारे मटेरियल जो होते हैं वो ओम के नियम का फॉलो नहीं करते। जरूरी नहीं कि ओम के नियम का वो फॉलो करे। ठीक है, तो जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओमीय चालक कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? हमारा ओमीय चालक हो जाएगा। या ऐसे लिख लो, ये R जो होगा ये ओमीय चालक के लिए अचर होता है। या फिर इस R को ऐसे भी लिखा जाता है कि ओमीय चालक के लिए, ओमीय चालक के लिए अचर वैद्युत प्रतिरोध, अचर वैद्युत प्रतिरोध। अब इसी चीज को यहाँ पे मिला के एक में लिख दिया कि R जो होगा वो ओमीय चालक के लिए अचर वैद्युत प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो दो प्रकार के चालक होते हैं, एक तो ओमीय होगा, एक अनओमीय होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ओम का नियम होता है ये यूनिवर्सल नहीं होता है, हमेशा ट्रू नहीं होता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ओम के नियम का फॉलो नहीं करते हैं, तो वहां पे हमारा ओम का नियम नहीं लगता, उसे हम क्या बोलते हैं? अनओमीय चालक। और ओमीय चालक किसे कहेंगे? जो ओम के नियम का फॉलो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओमीय चालक कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे छोटी सी कहानी कि जैसे अगर मान लो कि यहाँ पर कोई एक कंडक्टर है, कोई एक चालक है यहाँ पे। ठीक, ये हमारा कोई एक चालक है, यहाँ पे कोई एक चालक है। ठीक, इसके बीच का विभवांतर हम मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे मान लो कि 10 वोल्ट है विभवांतर और यहाँ पे 0 वोल्ट है। विभव 10 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, तो विभवांतर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब 10 होता है तो इसमें जो धारा करंट बहता है वो मान लेते हैं कि कुछ, मान लो कि 2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? इसको 12 वोल्ट कर देते हैं, इसको 0 वोल्ट ही रखते हैं। तो अब इन दोनों का विभवांतर कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट हो जाएगा। तो विभवांतर बढ़ा तो उसी के साथ साथ करंट जो हो जाएगा वो 4 एम्पियर का हो जाएगा। अब जो हम वहां पे बताए थे, यानी कि जैसे जैसे हम विभवांतर को बढ़ाते आते हैं वैसे वैसे करंट भी क्या होगा? बढ़ता चला जाता है। ये किसके लिए होता है? ओमीय चालक के लिए ये होता है, सबके लिए नहीं होता है। ये ओमीय चालक के लिए ये कंडीशन हमारी बनती है। अभी इसका ग्राफ भी बनाएंगे तो ग्राफ से और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है कि जैसे हम विभवांतर लगाते हैं, अगर कोई भी चालक है, जैसे मान लो एक यही चालक ले लेते हैं कि ये अगर कोई एक चालक है, इस चालक को जब हम किसी एक विभवांतर से जोड़ेंगे, ठीक, यहाँ पे विभवांतर V है, इधर प्लस V कर लेते हैं, इधर 0 कर लेते हैं, तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। अब चार्ज का जमना उमना, वैद्युत क्षेत्र, सारी कहानी हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा रखी है। ठीक है, तो जब इसमें विभवांतर लगाते हैं तो विभवांतर लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चलने लगेगा, यानी कि इस एंड से इस एंड तक, यानी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन बहने लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन बहता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? कि करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे जैसे यहाँ पे कोई एक
चालक हमने विभवांतर लगा दिया, विभवांतर भी लगा दिया, जब विभवांतर भी लगा दिया तो इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन बहने लगेंगे ना, कल वाली कहानी याद है कुछ, तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, बहने लगेगा। अगर चालक यही हम इसमें विभवांतर नहीं लगाते थे तो यहाँ पर ये आके क्या होता था, सारे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जम जाते थे और यहाँ पे धनात्मक आवेश भी जम जाता था। लेकिन जैसे हमने बैटरी लगा दिया यानी कि विभवांतर इसको दे दिया, वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चलने लग गया। जब इलेक्ट्रॉन चलने लग गया यानी कि उसमें धारा प्रवाहित होने लगे। तो वही वाली कहानी यहाँ पर बता रहा था कि जब विभवांतर लगाते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, और कैसे धारा प्रवाहित होती है वो कहानी हमारी यहाँ पे है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि क्या होता है। एक बार फिर से सुन लो ये वाली कहानी कि जैसे हम इसमें विभवांतर लगाएंगे तो विभवांतर लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चलने लगेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा उसके अपोजिट दिशा में करंट चलने लग जाएगा। कहानी समझ में आ गई, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। इस चीज़ को आप रियलाइज कर सकते थे पिछले वाले लेक्चर में ही, अगर नहीं किया तो चलो ठीक है यहाँ पे कर लो, नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको। ग्राफ बना दूँ थोड़ा सा, नोट कर लिया, नोट कर लिया यहाँ से। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं कि V और I का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक, तो V और I का जब ग्राफ बनाओगे तो देखो ये हमारा V और ये हमारा I है। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि ये 45 डिग्री पर बने, ऐसा कुछ जरूरी मैंडेटरी नहीं है कि 45 डिग्री पर ही इसको लेकर हम जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जब स्लोप 1 हो जाएगा तब 45 पे जाएगा ये, नहीं तो ये ऐसे भी जा सकता, ऐसे भी लेकर जाओ, बस एक स्ट्रेट लाइन तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे था ना 10 से हमने जब इसका विभवांतर 12 किया तो 4 एम्पियर करंट हो गया। अब जब इसका 14 विभवांतर करूंगा तो 6 एम्पियर करंट हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते जाते हैं इसमें धारा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिल जाता है, यानी कि जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा आई का मान भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां से मान लें कि ये एंगल जो है वो हमारा एंगल कितना है, थीटा के बराबर है, तो ये हमारा हो जाएगा V और ये हो जाएगा हमारा I हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं स्लोप लिखना चाहूं, स्लोप मतलब होता है परवर्ता, ढाल, तो स्लोप लिखना चाहूं तो ढाल परवर्ता जो होगा वो हमारा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। अब यहां से अगर मैं tan थीटा निकालूं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये किसके बराबर है, V के बराबर है और ये I के बराबर है। तो यहां से हमारा ये निकल जाएगा V बाई I के बराबर निकल जाएगा। तुम चाहो तो स्मॉल I ले लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये V बाई I जो होता है ये बराबर होता है हमारा R के, ये बराबर होता है R को, जो R हमारा होता है प्रतिरोध होता है, और ये R जो होगा ये हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट ही होता है, यानी कि V बाई I का मान जो आता है वो हमेशा कैसा आता है, कांस्टेंट आता है। उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, R नाम दे देते हैं, प्रतिरोध नाम दे देते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे विभवांतर हमारी धारा भी उसी रेशियो में आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी, और V बाई I का मान जो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, उसी कांस्टेंट को हम R का मान दे देते हैं। पिछले लेक्चर में हमने R का मान थोड़ा सा बताया भी था, R का मान अगले लेक्चर में उसको ड्राइव भी करेंगे पूरा, R का मान कैसे आता है। ठीक है, अच्छा अब जरा मुझे एक चीज बताओ, सोच के आराम से बताओ कि क्या R का मान जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, सोच के बताओ, आराम से समय ले लो, बताओ, सर्च मत करना कहीं पर, आराम से बताओ कि R का मान क्या हमेशा कांस्टेंट होगा। तो हम कहेंगे नहीं, R का मान हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा, केवल तभी कांस्टेंट होगा ये ओमिक कंडक्टर जब लेंगे, यानी कि ओमीय चालक जब लेंगे, तो ओमीय चालक के लिए R का मान जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे एक चीज लिख लो कि R का मान हमेशा अचर नहीं होगा, R का मान जो होगा वो हमेशा अचर नहीं होगा। ये केवल इसका आगे भी लिख लो कि ये केवल ओमीय चालक के लिए ही अचर
होगा। ये केवल और केवल किसके लिए अचर होगा? ये केवल और केवल ओमीय चालक के लिए ही अचर होगा, बाकी अनओमीय चालक हो जाएंगे, यानी कि वो चालक जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं उसके लिए ये हमारा अचर नहीं होता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई ना। अब ये बात तो खुद ब खुद दिमाग में आ जाना चाहिए कि ओमीय अनोमीय जब हम दो चीज पढ़ चुके हैं तो जब ये अचर उसी के लिए होगा जब ओमीय के लिए होगा। अभी अनओमीय का भी ग्राफ बनाकर हम दिखाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नोट कर लो इतना ग्राफ भी इसका नोट कर लिया। चलिए, कुछ फील हो ना, समझ में आ गया ना ओम का नियम क्या होता है अदिश रूप का। चलिए अब देखते हैं कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। लिख लो, पूरा लिख लो कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, या इसी को सीधा सीधा प्रूफ लिख लो तब भी बात वही है। ठीक है, तो देखो जब ओम अनुगमन वेग के आधार पर हम निकाल रहे हैं तो अनुगमन वेग Vd का मान कल हमने निकाला था, अनुगमन वेग Vd का मान निकाला था और Vd का जो मान आया था अनुगमन वेग Vd का मान किसी को याद है कि Vd का मान कितना आया था? EV/ml इंटू टाउ। ये आया था हमारा EV/ml इंटू टाउ के बराबर आया था, जहां पे हमारा E जो होता था वो V/L के बराबर था। तो इस V/L की जगह पर हम E लिख सकते हैं। तो Vd का जो मान आया था E/m इंटू टाउ के बराबर आया था। ये पहले फार्मूला आया था, फिर उसके बाद E बराबर V/L निकालते, फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला आ गया था। पहले ये वाला फार्मूला आया था, पहले ये आया था कि Vd बराबर आया था E/m इंटू टाउ। ठीक, फिर E का मान हमने रख दिया था तो Vd का जो मान आ गया था EV/ml इंटू टाउ के बराबर आ गया था। ठीक, ये हमने कल कहानी कर लिया था। अब अगर आपका एग्जाम में आएगा तो पहले Vd का मान भी निकाल लेना कि Vd का मान कैसे निकलेगा, Vd का मान। लेकिन हम वहां से लेकर नहीं चलेंगे, जो हमने I बराबर वीना पढ़ा था वहीं से लेकर हम चलेंगे कि I बराबर जो होगा VDENA। लास्ट में जाते जाते हमने I बराबर वीना बताया था कि I बराबर VDENA होता है। ठीक है, ये इसलिए बता दिया है कि अगर ये आ गया एग्जाम में करने के लिए तो अब एग्जाम में करने के लिए आ जाएगा तो यहाँ से स्टार्ट मत करना, क्योंकि नंबर देख लेना है। अगर 5 नंबर का रहेगा बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा या होम एग्जाम में भी आ गया 5 नंबर का, तो यहीं से स्टार्ट मत करना। Vd का मान भी निकाल देना और Vd का मान कैसे निकलेगा वो हम पूरा डिटेल में बता चुके थे। ठीक है, तो वही तरीका अपना के Vd का मान निकाल लेना, फिर I बराबर वीना निकल जाएगा, फिर यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा Vd का मान रख दो, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग जो है वो अनुगमन वेग का मान रख दो। तो I बराबर Vd का मान कितना है? EV/ml टाउ और इंटू ENA, यही है हमारा I का मान। ठीक, यहां से I बराबर निकल जाएगा, देखो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि NE², N ये E और E कितना हो जाएगा? E² A डिवाइड बाई ml इंटू V के बराबर। सारी चीज़ें आ गई ना, n हो गया, E² हो गया, A हो गया, यहाँ पे एक टाउ छूट रहा है, एक यहाँ पे क्या ले लो, एक टाउ भी ले लिया। ठीक है, हमें क्या निकालना है? यहाँ पे करंट निकालना है, ये ओम के नियम को हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि इस I को नीचे लेकर इस V को नीचे लेकर आया जाता है। एक काम करो, इस I को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेकर आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट चलो कर लो, तो इसको इधर लेकर आओगे तो ml ऊपर जाएगा, नीचे क्या बनेगा? NE² A टाउ बराबर का V/I के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V/I जो होगा वो होगा हमारा ml डिवाइड बाई NE² A टाउ के बराबर
होता है, ठीक है। एन ई स्क्वायर ए टाउ के बराबर होता है। और ये हमारा किसके बराबर होता है, पिछले टर्म में बताया था, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है और इसको हम मान लेते हैं आर के बराबर, इसको हम आर के बराबर मान लेते हैं। तो v बाई आई बराबर हो जाता है आर के, तो v बराबर हमारा हो जाएगा आई आर हो जाएगा, हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाता है ये, ठीक है। अब इसको हम सबको कांस्टेंट मान लेते हैं, तो कांस्टेंट करके दिखाना भी पड़ेगा। एक ही चीज़ों को लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे जो हमारा m है, जो हमारा यहाँ पे m है, वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा होगा, ये तो हमेशा अचर होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। L जो है वो L क्या है, चालक की लंबाई है। L जो है वो चालक की लंबाई, देखो बहुत आराम से चल रहा हूँ, ठीक है। L जो है चालक की लंबाई है। चालक की लंबाई भी कैसी होगी, अचर होगी, यदि टेम्परेचर कैसा हो जाए, अचर हो जाए। चालक की लंबाई जो अचर होगी, यदि ताप जो हो जाए वो हमारा कैसा हो जाए, अचर हो जाए। हम यहाँ पे सब मान के चले, क्योंकि सबसे पहले कंडीशन नहीं मानी थी कि जैसे भौतिक अवस्थाएं से ताप दाब आदि अपरिवर्तित रहे। तो अगर हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख लो चाहो तो कि टेम्परेचर जो है वो हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसकी लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर टेम्परेचर होता तो हो सकता था कुछ लंबा हो जाता, कुछ हो सकता था बदलाव इसमें, लेकिन टेम्परेचर अगर हम यहाँ पे ताप को अचर मानते हैं तो चालक की लंबाई भी कैसी होगी, अचर होगी, ठीक है। एन पे आ जाओ कि एन क्या होता है। एन जो था वो हमारा प्रति एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉन था। एन जो था वो था हमारा प्रति इलेक्ट्रॉन, एन जो था वो था हमारा प्रति एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉन, प्रति एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉन, प्रति एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये भी हमारा कैसा होगा, अचर होगा। और ये तब अचर होगा जब ताप हमारा कैसा हो जाए, अचर हो जाए। हमारा ताप जो होगा वो कैसा होगा, अचर होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व भी इसको बोले थे ना कि एन का मान होता है प्रति एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 मीटर क्यूब आयतन हम ले लें उस पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यही तो हमारा एन होता था। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता था। पिछले लेक्चर में हमने इस चीज़ को बताया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, ढंग से देखा होगा तो, ठीक है। अगर नोट से बनाने के लिए देखा होगा तब तो मैं क्या कर सकता हूँ यार इसमें, ठीक है। तो देखो एन जो प्रति एकांक आयतन पर इलेक्ट्रॉन, अगर ताप अचर रहेगा, जैसे अगर इसमें हम कुछ ताप अचर ना कर दे, चर कर दे, यानी कि कुछ टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, कुछ टेम्परेचर पाएगा, तो कुछ टेम्परेचर पाएगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो परमाणु से क्या हो जाएंगे, अलग होते जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ताप कैसा होना चाहिए, अचर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, ई है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये तो हमारा कैसा होगा, अचर ही होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होगा, अचर होगा, ठीक। अगला बचा टाउ। टाउ क्या होता है, 2 टक्करों के बीच का औसत शांति काल। ये जो होगा 2 टक्करों के बीच का, 2 टक्करों के बीच का औसत शांति काल, ये भी कैसा होगा, अचर होगा। और ये कब अचर होगा, जब ताप हमारा कैसा हो जाएगा, अचर हो जाएगा। अगर ताप हमारा चर होगा, यानी कि उस पर अगर कुछ ताप आएगा, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन पे कुछ ताप मिलेगा, कुछ को ऊर्जा मिल जाएगी, वो अभी उसको क्या पड़ेगा, और जल्दी जल्दी क्या टक्कर खाने लगेगा। जब और जल्दी जल्दी टक्कर खाएगा तो उसका औसत चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी श्रांति काल जो है, इन 2 टक्करों के बीच का जो समय लगता था वो समय क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। जैसे जैसे अगर भाई उसके अंदर ऊर्जा आ गई, जब ऊर्जा आ जाएगी तो और तेज तेज वो घूमने लगेगा, जब और तेज घूमेगा तो उसका औसत शांति काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज बची यहाँ पे क्षेत्रफल। ए जो है वो कैसा, ए जो है वो हमारा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल भी कैसा होता है, कांस्टेंट ही होता है। क्षेत्रफल जो है वो भी हमारा कैसा है, अचर है। तो ये सारी कहानी देखो, जो हमारा ml/ne² ए टाउ जो आया है, ये सब के सब ये पूरे के पूरे कैसे हैं, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को r के बराबर मान लेते हैं तो v बराबर IR हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लिया इतना,
हो गया, छाप लिया ना इसको। चलिए, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कि ओम के नियम का सदिश रूप। अदिश रूप तो हमने ओम के नियम का अदिश रूप भी देख लिया, उसका प्रूफ भी देख लिया, ठीक है। एक आध छोटी छोटी बातें थी वो भी हमने आपको बता दिया, उसको नोट भी कर लेना चाहिए था अगर आपको नहीं आता तो, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो, ओम के नियम का सदिश रूप। ओम के नियम का सदिश रूप। ओम के नियम का सदिश रूप पढ़ना है हमें, ठीक है। तो देखो, ओम के नियम का सदिश रूप में हम v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I पढ़ चुके हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक। और v बराबर जो होगा वो I R के बराबर होता है। v जो होता है v ये बराबर होगा I R के, ठीक। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसका अगर सदिश रूप लिखना है तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये भी अदिश है और ये भी ये आई भी हमारी कैसी है, अदिश राशि है। तो अब हम कुछ ऐसा खोजते हैं कि ऐसी कोई एक सदिश राशि लेकर आए जो काम तो किसका करे, विभवांतर का काम ही करे। इसी तरीके से आई की धारा के लिए हम कोई एक ऐसी अदिश राशि खोजते हैं, एक ऐसी सदिश राशि खोजते हैं जो काम तो करे किसका, धारा का काम ही करे, लेकिन वो कैसी हो, सदिश राशि हो। तो ये चीज़ मैं आगे पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूं। तो जैसे अगर विभवांतर के लिए सदिश राशि देखेंगे तो विभवांतर के लिए जो सदिश राशि होती है वो वैद्युत क्षेत्र होता है। जो काम वैद्युत क्षेत्र का वही काम विभवांतर का होता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र होता है तो हम विभवांतर की जगह पे वैद्युत क्षेत्र रख देते हैं। वैद्युत क्षेत्र हमारी कैसी हो गई, सदिश राशि हो गई, ठीक। हमारा जो आई है, करंट है, इसके लिए सदिश राशि कौन सी होगी, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि धारा घनत्व। धारा घनत्व जो होता है वो हमारी कैसी होती है, एक सदिश राशि होती है, काम करता है धारा का ही, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट होता है। तो हम इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, जे रख देते हैं, ठीक। और आर जो होता है, इस आर की जगह पे हम रख देते हैं रो। तो यहां से ई बराबर निकल के आता है जे इंटू रो के बराबर। या यहां पे अगर मैं जे बराबर निकालना चाहूँ, धारा घनत्व जे बराबर, तो वैद्युत क्षेत्र ई इंटू 1/रो के बराबर होता है। और 1/रो जो होता है ये सिग्मा के बराबर होता है। यहाँ पे जो जे आ जाएगा तो जे बराबर जो आ जाएगा वो सिग्मा ई के बराबर आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला ज़्यादा फेमस है कि जे बराबर सिग्मा इंटू ई के बराबर। तो ये जो कहलाएगा ये हमारा सदिश रूप कहलाता है। या इसी को लिख लो कि ये हमारा क्या कहलाता है, सदिश रूप कहलाता है। अब इसको प्रूफ भी करेंगे। और ये जो है ये हमारा अदिश रूप है। तो इसको याद करने का तरीका सिंपल सा है कि अदिश रूप लिखो, उसके लिए सोचो कि विभवांतर के लिए हम कौन सी सदिश राशि लिख सकते हैं। तो विभवांतर के लिए हम वैद्युत क्षेत्र लिख सकते हैं। इसी तरीके से आई के लिए, धारा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जे लिख सकते हैं, धारा घनत्व लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आया है कि 1/रो जो आ गया है इसको हम सिग्मा के बराबर लिख दिए। अगले लेक्चर में या उसके बाद लेक्चर में हो सकता है यह आ जाए, सिग्मा जो होता है इसको विशिष्ट चालकता बोलते हैं। ये अगले लेक्चर में या उसके अगले लेक्चर में आएगा ये कि विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा बोलते हैं और सिग्मा बराबर होता है 1/रो के। सिग्मा बराबर होता है 1/रो के। और रो जो होता है ये प्रतिरोधकता होता है। रो जो होगा ये प्रतिरोधकता होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। रो जो कहलाता है ये प्रतिरोधकता कहलाता है। ये हमारा रो होता है, ठीक। रो क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता कहलाएगा, ठीक है। इतना बस ध्यान रखो, आगे वाले लेक्चर में आएगा तो उसको पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो सिग्मा क्या होता है, रो क्या होता है, इन सबको ड्राइव भी करेंगे और इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा बराबर होगा 1/रो के बराबर। तो 1/रो का मान हमने यहाँ पे कितना रख दिया, सिग्मा के बराबर रख दिया। बस इतना ध्यान रखो कि जो सिग्मा होता है वो विशिष्ट चालकता कहलाती है और रो जो होता है वो हमारा प्रतिरोधकता कहलाती है, ठीक है। तो ये हमारा जे बराबर आ जाएगा सिग्मा ई के बराबर, ठीक। ये हमारा क्या निकल जाएगा, सदिश रूप इसका निकल जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको। अब इसका प्रूफ भी करना है, इसको प्रूफ भी कर दे रहा हूं, यहीं पे प्रूफ कर दे रहा हूं। देखो यहीं पे प्रूफ कर दे रहा हूं। इसका प्रूफ अगर करना है तो प्रूफ कैसे करोगे, तो देखो हम डायरेक्ट यहीं से उठाते हैं कि V/I ये जो बराबर निकल के आया था ML
एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए के बराबर। और ये पूरी कहानी हमारी कहाँ से आई थी, ये जो आया था आई बराबर वी डी ई एन ए, आई बराबर जो वीना वाली कहानी थी उसी आई बराबर बीना वाली कहानी से हम यहाँ तक पहुँचे थे। तो वी डी का मान रख दिए थे, वी डी का मान रखने के बाद फिर यहाँ से वी बाई आई का मान हमारा निकल गया था। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आई बराबर वीना से लेकर स्टार्ट करना, यहाँ तक पहुँच जाओगे। वो पुरानी वाली कहानी है इसलिए उसको मैंने यहाँ तक नहीं किया, डायरेक्ट यहीं से वी बाई आई बराबर एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए सीधा रख दिया। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं कि यहां से इस L को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा V बाई एल, तो ये बन जाएगा हमारा V बाई एल बराबर का, ऊपर क्या बचा है M डिवाइड बाई, ठीक, नीचे क्या बचा एन ई स्क्वायर टाउ, M डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, और इस I को ऊपर लेके चले जाओ तो ये निकल जाएगा, बन जाएगा हमारा I बाई ए के बराबर बन जाएगा। ठीक है, तो अब जरा याद करो, अगर कोई एक कंडक्टर होता था, अगर कोई एक चालक होता है जिसकी लेंथ जो है वो L है और इसका विभवांतर जो है वो V के बराबर है, तो हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं कि V बराबर जो होगा वो E इंटू एल होगा, तो E बराबर कितना निकल जाएगा V बाई एल के बराबर। अब देखो V बाई एल के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V बाई एल की जगह पे हम E लिख सकते हैं, यहाँ से V बाई एल की जगह पे E लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा E वैद्युत क्षेत्र बराबर का M डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ये जो होगा ये हमारा रो के बराबर निकल जाएगा। और I बाई ए जो होता है, याद करो धारा घनत्व, धारा घनत्व J बराबर क्या होता है I बाई ए, अगर याद होगा आपको तो J बराबर I बाई ए, ये हमने धारा घनत्व निकाला था, तो I बाई ए किसके बराबर आ गया, धारा घनत्व सॉरी रो के बराबर आ गया। देखो E बराबर कितना आ गया, E बराबर हमारा कितना आ गया J इंटू रो के बराबर आ गया। अब चाहो तो वही कहानी यहाँ से फिर से कर सकते हो कि हम J का अगर मान निकालना चाहें तो देखो J बराबर क्या लिख सकते हैं, J बराबर लिख सकते हैं E इंटू वन बाई रो, और वन बाई रो का मान कितना होता है सिग्मा होता है, तो यहाँ से J बराबर लिख सकते हैं सिग्मा E के बराबर लिख सकते हैं, सिग्मा ई के बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ भी हो जाता है। अब इसको ये वाली कहानी कर ले जाओगे ना, इसको आई बराबर वीना से लाना, फिर वी डी का मान रख देना, वी डी का मान रखने के बाद इसे आई को ऊपर ले जाना, वी को नीचे ले आना, फिर उसको पलट देना, जो पिछली कहानी की थी वही वाली कहानी यहाँ पर भी चलेगी। तो हम वी बाई आई से डायरेक्ट उठा के यहाँ पर कर दिया हूं। ठीक है, तो इस तरीके से सदिश रूप हो जाएगा। और सदिश रूप याद करने का तरीका ये रखो कि सदिश रूप क्या होगा, J बराबर सिग्मा E के बराबर होगा, या फिर इसको ऐसे भी याद रखो कि V बराबर आई आर होता है, V की जगह पे क्या लिख सकते हैं E लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र विभवांतर की जगह वैद्युत क्षेत्र, I की जगह पे धारा की जगह पे धारा घनत्व, और R की जगह पे रो, ये होता है हमारा रो जो होगा प्रतिरोधकता होता है, और सिग्मा बराबर वन बाई रो होता है, और सिग्मा होता है विशिष्ट चालकता। तो इस तरीके से J बराबर E इंटू सिग्मा के बराबर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो छाप लो जल्दी से, बात समझ में आ गई ना, छापो जल्दी से इसको। नोट कर लिया इतना, हो गया, छाप लिए, चलिए मिटा दूँ ना। समझ में आ गया कि सदिश रूप क्या होता है और अदिश रूप क्या होता है। ठीक है, और सदिश रूप को याद करने का तरीका भी बता दें कि इसी तरीके से याद करो, कभी भूलोगे नहीं सदिश रूप। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अनओमीय चालक क्या होते हैं। ओमीय चालक तो हम जान चुके हैं कि, तो अनओमीय चालक, अनओमीय चालक। ठीक है, अच्छा ओमीय चालक की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो हमारा जो V होता था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा, तो V बराबर होगा आई आर होगा। तो यहाँ से V बराबर जो आई आर आया है, यहाँ पे R जो होगा ये R हमारा कैसा होता था, कांस्टेंट होता था। थोड़ा सा ओमीय वाला फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, तो R कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और इसी R को हम क्या बोलते थे, प्रतिरोध बोलते थे। इसी आर को हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। तो जरा आई को इधर ले आओ, तो V बाई आई जो होगा वो हमारा किसके बराबर निकल जाएगा, आर के बराबर निकल जाएगा। अगर ये हमारा ओमीय है,
अगर ये हमारा ओमीय चालक है, ओमीय चालक मतलब ऐसा चालक जो ओम के नियम को फॉलो करता है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ हमारा किस तरीके से बनता था, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता था। ठीक, यहाँ से अगर एंगल मान लो थीटा है तो अगर मैं स्लोप यहाँ से निकालता हूँ यानी कि परिवर्तन निकालता हूँ तो हमारा tan थीटा के बराबर आता था, और tan थीटा जो आएगा वो आएगा हमारा v/i के, और ये बराबर हो जाएगा हमेशा कांस्टेंट आएगा r के बराबर आता था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हमने की थी ओमीय के लिए। अब हम अनओमीय की बात कर रहे हैं तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि वह वैद्युत चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय चालक कहलाते हैं। लिख लो इसको कि वे वैद्युत चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय चालक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है टार्च का वाल्व ले लो, जैसे टार्च का वाल्व ये हो गए एग्जाम्पल ये है। दूसरा डायोड वाल्व, टार्च का बल्ब डायोड का वाल्व एक एग्जाम्पल ये है। या इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लो, जैसे ट्रांजिस्टर ले लो एक एग्जाम्पल ये होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अनओमीय होते हैं। देखो इसमें होता क्या है, इसका ग्राफ अगर बनाएं तो ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये V है हमारा, ये हमारा V है। देखो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इसका इस तरीके से बनेगा। ये V है हमारा V और ये हमारा I है। तो इसका जो ग्राफ बनता है, देखो कुछ समय तक तो ये ओम का नियम का फॉलो करता है, लेकिन कुछ समय बाद ये ओम के नियम का फॉलो नहीं करता, इस तरीके से ये मुड़ जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अनओमीय चालक बोलते हैं। देखो पहले तो ओम का नियम का फॉलो कर रहा था, फिर ओम के नियम का फॉलो करना बंद कर दिया। जाना तो सीधे चाहिए था लेकिन ये क्या हो गया, इस तरीके से मुड़ गया ऊपर की तरफ। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, अनओमीय चालक कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहीं पर एक चीज़ और है कि अगर कोई भी चालक है उसको बहुत ज़्यादा करंट दे दिया जाए, अगर कोई भी चालक ले लो, जैसे कोई भी चालक ले लो, तुम अगर उस चालक को बहुत ज़्यादा करंट दे दोगे, हाई करंट दे दोगे, तो वो ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है। कोई भी चालक को हमेशा नहीं ओम का नियम फॉलो होता है। 10 तक तो हम यही बताते हैं कि ओम का नियम फॉलो करता है, ओम का नियम लगा दो, बताते हम यही हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ पर अब ये मिलेगा कि ओम का नियम अगर हम बहुत ज़्यादा करंट लगा दें, उसमें करंट बहुत ज़्यादा दे देते हैं, तो भी ओम का नियम वो फॉलो नहीं करता। जो ओम का नियम फॉलो करता था वो भी नहीं ओम का नियम फॉलो करेगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर टार्च का बल्ब देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे टार्च के बल्ब का ग्राफ बनाऊं तो टार्च के बल्ब का जो ग्राफ बनेगा, ये टार्च के बल्ब का ग्राफ जो बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, और यहाँ से अगर निकालें तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा V और ये हो जाएगा डेल्टा I के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे I ले लें और यहाँ पे क्या ले लें, V ले लेते हैं। ठीक है, ये एम्पियर में, I जो होता है ये हमारा एम्पियर में होता है और V जो होता है वो हमारा वोल्ट होता है। ये डेल्टा V जो है वो किसी एक टाइम पर, ये डेल्टा V जो है वो सूक्ष्म परिवर्तन जो है, ये सूक्ष्म थोड़ा सा जो परिवर्तन होता है ये हमारा डेल्टा V है, और ये I करंट में जो छोटा सा परिवर्तन होता है वो हमारा डेल्टा I होता है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर डायोड वाल्व का ग्राफ बनाएं, इधर वाला मिटा दूं ये वाली कहानी थोड़ी सी। अगर हम डायोड वाल्व का ग्राफ बनाएं तो डायोड वाल्व का जो ग्राफ बनता है, देखो डायोड वाल्व का ग्राफ जो बनेगा, ये डायोड वाल्व का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। एक मिनट, डायोड वाल्व का ग्राफ जो है, ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ये होता है डायोड वाल्व, ये डायोड वाल्व का ग्राफ बनता है। ठीक है, यहाँ पे I जो है ये एम्पेयर में होगा
v जो है ये वोल्ट में ले लेते हैं। फिर वही तरीका है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा v और ये हो जाएगा डेल्टा i। जो परिवर्तन होता है, छोटा सा परिवर्तन होता है, वही हमारा क्या कहता है, डेल्टा v है, और ये हमारा डेल्टा i के बराबर होता है। तो इसे कहते हैं अनओमीय चालक कहलाता है। ठीक है, ये चालक दिख रहा ना, पूरा समझ जाओ यार कि ये चालक ही है, चालक की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से इसको। चलिए नोट कर लिया इतना, छापा। चलिए, छापा नहीं मारना, इसको छापना था फटाफट, उसमें तो हम आगे हैं। चलो अच्छा, अब एक टॉपिक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं कि आवेश वाहकों की गतिशीलता। अगली हेडिंग डाल लो कि आवेश वाहकों की मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, आवेश वाहकों की गतिशीलता। तो किसे कहते हैं, तो देखो किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग, कोई भी एक आवेश वाहक है जो आवेश को ले जाता है, उसका अनुगमन वेग तथा उस पर जो वैद्युत क्षेत्र आरोपित होता है उसके अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन यही है बस, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो लिख लो कि किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग, लिख लो कि किसी आवेश वाहक के, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग Vd, अनुगमन वेग Vd तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E, आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। आप अनुपात को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये भी लिख लो। इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे म्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एग्जाम में पूछे था कभी कभी होम एग्जाम में, तो इसको नोट कर लो कि इसकी परिभाषा यही लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम म्यू का फार्मूला निकालना चाहें तो म्यू बराबर होगा Vd डिवाइड बाई ई के बराबर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू बराबर Vd डिवाइड बाई, यही तो कह रहा है कि अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। आवेश वाहक का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है उसी को क्या कहते हैं, आवेश वाहक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है कि हमारा जो Vd का मान होता है, Vd का मान तुम्हें याद है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग Vd का मान कितना होता है, E डिवाइड बाई m इंटू टाउ के बराबर, ये होता है Vd का मान होता है। Vd का मान एक और होता है E का मान V बाई L, चाहो तो रख दो यहाँ पे तब भी हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं रख रहे हैं, उसका एक रीज़न है, क्योंकि Vd का मान जरा उठा के यहाँ पे रखो तो एक फ़ायदा मिलेगा। तो म्यू बराबर निकलेगा, Vd का मान हो जाएगा E टाउ डिवाइड बाई एम ई के, ई से ई कैंसिल हो गया तो म्यू बराबर निकल गया ई टाउ डिवाइड बाई एम के बराबर आ गया। यही फायदा हमें मिला, इसीलिए हमने, अब देखो Vd का मान ये भी होता है कि ई बराबर V बाई एल रखोगे,
v बाई एल, तो ई वी टाउ डिवाइड बाई एम एल के बराबर। ये भी वी डी का मान होता है क्योंकि ई का मान v बाई एल रख दो यहाँ से, तब भी निकल जाएगा वही मान, ठीक है। लेकिन यहाँ से ई कैंसिल हो जा रहा था, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो म्यू जो है यानी कि आवेश वाहकों की गतिशीलता जो है ये वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, ये आवेश वाहक के प्रकृति पर निर्भर करती है कि उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिख लो कि म्यू वैद्युत क्षेत्र ई पर निर्भर नहीं करता है, ये वैद्युत क्षेत्र ई पर निर्भर नहीं करता है, यह आवेश वाहक के प्रकृति पर निर्भर करता है, यह आवेश वाहक के प्रकृति पर निर्भर करता है, यह आवेश वाहक के प्रकृति पर निर्भर करता है, वैद्युत क्षेत्र ई पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अच्छा, इसके मात्रक की बात कर ली जाए। इसका अगर मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो इसका मात्रक जो होगा ये होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वोल्ट, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वोल्ट। एक मात्रक तो ये होता है, या फिर एक दूसरा मात्रक होता है मीटर कूलाम, और ये बदल जाएगा सेकेंड पर न्यूटन, मीटर कूलाम पर सेकेंड न्यूटन के बराबर, ये इसका मात्रक होता है। दोनों इसका मात्रक है, जनरली यही लिखा हुआ मिलता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वोल्ट के बराबर होता है। अब इसको तोड़ोगे तो यही चीज़ हमें वहाँ पे आके मिल जाएगी वापस, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई कि आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होती है। तो एक फार्मूला ये निकल के आया वी डी बाई ई के बराबर, और दूसरा फार्मूला हमारा निकल के आया ई टाउ बाई एम के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर देखते हैं कि क्या गतिशीलता का ताप पर कोई प्रभाव पड़ता है। अगर मैं ताप बढ़ाऊं या ताप घटाऊं तो क्या गतिशीलता पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो उसको लिख लोगे गतिशीलता पर ताप का प्रभाव, गतिशीलता पर ताप का प्रभाव। देखो एक एक हेडिंग डाल के लिख रहा हूँ ताकि बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए कि ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए हमने म्यू का जो मान निकाला है, म्यू बराबर निकाला है ई टाउ बाई एम के बराबर निकाला है। अब देखो अगर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन तुम लेते हो तो उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए ई तो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, और एम भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो दोनों कैसे जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि म्यू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाउ के। म्यू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टाउ के होगा। तो अगर मैं ताप को इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं ताप को यहाँ से बढ़ाऊंगा, अगर ताप को बढ़ाऊंगा तो टक्करों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे अगर कोई एक चालक है, उस चालक के ऊपर अगर मैं ताप बढ़ा रहा हूँ, यानी कि उसके जो इलेक्ट्रॉन उसको कुछ ऊर्जा दे रहा हूँ, तो ऊर्जा पाने के बाद वो क्या करेगा, अगर जिस गति से टक्कर कर रहा था उसके और अधिक तेज गति से क्या होगा, टक्कर होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके पहले मान लो ऐसे हो रहा था तो और ऊर्जा दीजिए, ताप इसमें दीजिए तो और तेजी से क्या होगा, टक्कर करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि टक्करों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। टक्करों की संख्या जो होगी, ये टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ताप को इंक्रीज करता हूँ तो टक्करों की संख्या क्या होगी, टक्करों की संख्या का मतलब समझ रहे हो ना, कि वही वाली कहानी यार, कि जैसे अगर यहाँ पे कोई एक कर्नल है, कर्नल मान लो, चाहे कोई एक धनायन मान लो, अगर एक कर्नल है, कोई इलेक्ट्रॉन मान लो, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आके टकराया, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ गया, फिर एक कर्नल से टकराया, यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर आगे मुड़ा, फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक नए कर्नल से टकराया। तो ये टक्करों की जब ताप बढ़ जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, तो बढ़ने की वजह से ये क्या होगा, जल्दी और जल्दी से यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, क्योंकि टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो शांति काल है, या जो शांति काल है हमारा टाउ, शांति काल टाउ का मान क्या हो जाएगा, क्या शांति काल टाउ का मान डिक्रीज हो जाएगा। पहले देखो अगर मान लो
एक यहाँ से यानी कि दो कर्नल के बीच का टक्कर का समय मान लो कि 10 पे पावर 9 था, जैसे मान लो 10 पे पावर 9 था, ठीक है, 10 पे पावर 9 सेकंड। तो अब जब ये टक्कर और तेजी से हो जाएगा और तेजी से टक्कर होगा तो अब इसके बीच का समय क्या होगा, कुछ समय कम लगेगा ना। पहले तो धीरे धीरे आराम से टक्कर हो रहा था, अब और तेजी से टक्कर होने लग गया तो शांति काल टाउ का मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर टाउ का मान डिक्रीज हुआ तो म्यू का मान भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाउ, अगर टाउ का मान डिक्रीज होगा तो म्यू का मान भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यदि हम ताप बढ़ा देते हैं तो ताप बढ़ाने पर म्यू का मान जो होता है वो कम हो जाता है। और म्यू का मान कम कैसे होता है, ये पूरी कहानी है, कम कैसे होता है। जैसे म्यू का मान है ई टाउ बाई एम, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाउ के। तो अगर मैं ताप बढ़ाता हूं तो टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वही वाली कहानी है, थोड़ा सा इमेजिन करो उसी चीज को, ठीक है। तो अगर ये टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो शांति काल क्या होगा, वो घट जाएगा। जल्दी जल्दी टक्कर खाएंगे तो जल्दी तो उसका समय जो होगा, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, दो कर्मक टक्करों के बीच का जो समय होता है वो क्या होगा, थोड़ा सा घट जाएगा। जैसे था ना कि यहां से यहां तक टक्कर होने में जो समय लगेगा, इसी को शांति का रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे। तो ये क्या होगा, घट जाएगा। अगर ये घट जाएगा तो म्यू का मान भी क्या होगा, घट जाएगा। तो अगर ताप बढ़ाएंगे तो म्यू का मान कम होगा, अगर ताप घटाएंगे तो म्यू का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये फर्क पड़ता है ताप का वेश्वांकों की गतिशीलता पर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या है। हेडिंग लगा लो कि गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में संबंध। गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में संबंध, पढ़ने में आ रहा है ना, गतिशीलता और वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो देखो म्यू बराबर हमने पढ़ा है कि वी बाई ई के होता है, ये हमने अभी म्यू का मान यहाँ पे पढ़ रखा है। और वी का मान भी हमें पता है। देखो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर वीना होता है। तो यहाँ से वी का मान निकालेंगे तो आई बाई ई एन ए के बराबर निकलेगा। आप तुम कैपिटल लिख लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ई वी डी बराबर आई बाई ई एन ए के ये फार्मूला बताया था, आई बराबर वीना याद रखो, इसी से ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो जरा वी डी का मान रख दो तो म्यू बराबर निकलेगा आई डिवाइड बाई ई एन ए ई के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आई बाई ए किसके बराबर होता है, चाहो तो एक फार्मूला यहीं पे लिख लो कि म्यू इसके बीच में संबंध हो जाएगा, म्यू बराबर आई बाई ई एन ए ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आई बाई ए जो होगा, ये आई बाई ए कुछ याद आ रहा है कि इसको मिटा दूं, आई बाई ए किसके बराबर होता है, ये धारा घनत्व के बराबर होता है। तो म्यू बराबर जो फार्मूला निकल के आ जाएगा वो जे डिवाइड बाई ई एन ई के बराबर निकल के आ जाएगा। ये धारा घनत्व के रूप में फार्मूला आ गया, क्योंकि हमें पता है कि आई बाई ए जो होता है वो धारा घनत्व जे के बराबर होता है, ठीक है। कहानी समझ में आ गई ना, इसमें संबंध क्या होता है। तो म्यू बराबर वी डी बाई ई, तो वी डी का मान हमें पता था कि आई बाई ई एन ए, ये कहाँ से निकला, आई बराबर वीना से निकला। तो यहाँ से म्यू का मान रख दिया, सॉरी वी डी का मान रख दिया, तो आई बाई ए जो होगा वो जे के बराबर होगा, धारा घनत्व। तो ये भी एक फार्मूला निकल गया, ये एक रिलेशन ये होगा और दूसरा रिलेशन हमारा ये होगा धारा घनत्व के रूप में, ठीक है। जल्दी से छाप लो इसको, क्वेश्चन करते हैं। छाप लिया, मिटा दूं, छाप लिया ना। चलिए देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 मिलीमीटर व्यास के एक चांदी के तार में, चलो क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। ये कोई एक चांदी का तार है, ठीक, इसका व्यास जो दे रखा है, ये व्यास दे रखा है 1 मिलीमीटर दे रखा है, ठीक है। व्यास दे रखा है 1 मिलीमीटर,
लिख दे रहा हूँ कि यानी कि व्यास यानी कि 2r बराबर दे रखा है 1 मिलीमीटर के बराबर है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि तार में 90 कूलाम आवेश, यानी कि इसमें जो आवेश है Q का मान जो दे रखा है वो 90 कूलाम दे रखा है। Q का मान जो है वो 90 कूलाम दे रखा है। कह रहा है यदि कूलाम आवेश 75 मिनट बहता है, यानी कि समय t बराबर दे रखा है 75 मिनट, ये 75 मिनट तक बहता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी n का मान जो दे रखा है वो 5.8 इंटू 10 पे पावर 22 दे रखा है। ठीक, तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग। वैद्युत धारा I का मान और अनुगमन वेग VD का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सारी कहानी मैं लिख दिया हूँ, सिर्फ फार्मूले पे अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो जल्दी से अप्लाई करो फार्मूला इस पे। कर लिया, हो गया ये। अच्छा, यहाँ पे ये कर लो कि सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, ये कर लो। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये लिखा है तो इसलिए हमारा क्वेश्चन ही नहीं हुआ। चलो अब ट्राई कर लो, अरे अब ट्राई कर लो एक बार फिर से। कर लिया ट्राई, हो गया। करूं, I का मान पूछा है तो सबसे पहले देखो I बराबर क्या निकलेगा Q बाई टी के। ठीक, तो Q का मान रख दो, T का मान रख दो। अच्छा, पहले इन सबको जरा चेंज कर लो यहाँ से कि I बराबर आएगा Q बाई टी, इन सबको जरा चेंज कर लो। ये R का मान निकाल लो, तो R का मान निकालोगे तो R बराबर 0.5 मिली एम्पियर, तो इसको सॉरी मिलीमीटर, तो मीटर में बदलोगे तो 0.5 इंटू 10 पे पावर -3 मीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक है, क्यों कूलाम में सही है, इसको सेकंड में बदल लो तो ये हो जाएगा 75 गुणे 60 सेकंड। ये हमारा सेंटीमीटर में, मीटर में बदलोगे तो मीटर में बदलोगे तो जाएगा 5.8 इंटू 10 पे पावर 22। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 है तो 3 से कितने 10 पे पावर 6 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा इंटू 10 पे पावर 6 मीटर पर मीटर क्यूब। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5.8 इंटू 10 पे पावर 28 पर मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हमारा आ जाएगा इसका मान, ये हो गया n का मान हो गया। जरा I बराबर Q बाई टी रखो। I का मान, Q का मान हमारा कितना है, Q का मान है 90, T का मान कितना है, T का मान है 75 गुणे 60। ठीक, जरा देखो यहाँ से 0 से 0 कटेगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 से कटेगा तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 25, तो ये निकल जाएगा 1/50 निकलेगा। ठीक है, अब सॉरी 25 दूना 50, 1/, कितना हो जाएगा 50, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो जरा इसको काटोगे तो 10 में लगाओगे, पहले 0 बढ़ाओगे नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाओगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 दूना 100, तो ये मान आ जाएगा 0.02 एम्पियर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 इंटू 10 पे पावर -2 एम्पियर के बराबर। ये हो गया हमारा I का मान। VD का मान हमसे पूछा है तो I बराबर क्या होता है V ना, I बराबर V ना, तो VD का मान अगर निकालेंगे तो VD का मान हो जाएगा I डिवाइड बाई ENA। ठीक, I का मान हमारा कितना आया है 2 इंटू 10 पे पावर -2 डिवाइड बाई E का मान, E क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 इंटू। ठीक, N का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5.8 इंटू 10 पे पावर प्लस का 28 इंटू A एरिया है। अब इसका एरिया निकालना है, देखो एरिया यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। एरिया निकालोगे तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, पाई का मान रख दो 3.14 इंटू आर का मान कितना है 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 10 पे पावर ये हो जाएगा -6। तो यहाँ पे लाके इसको गुणा कर दो, तो देखो इसको जो फाइनली गुणा भाग करोगे तो ये आएगा हमारा
पॉइंट का 0.785 इंटू 10⁻⁻⁻6 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब गुणा भाग करना है, गुणा भाग करने के बाद इतना ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मान रख दो तो 0.785 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर आ जाएगा। अब इसको सबको काटना पीटना है और कुछ बचा नहीं है। अब इन सबको जब काटो पीटोगे तो ये आ जाएगा फाइनली आंसर जो आ जाएगा हमारा VD का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा अनुगमन वेग VD का मान निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हल हो जाएगा। अब यार इसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेना है, सब काट पीटने के बाद यही आंसर तुम्हारा आ जाएगा। यार कैलकुलेशन तो खुद करो, इतना सब कुछ हम ही करें। चलो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मिटा दो इसको, छाप लिया ना, चलिए। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसको लिख दे रहा हूँ पूरा ताकि पढ़ के खुद करो। कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबाई के एक चालक के 1.2 मीटर लंबाई के एक चालक के सिरों पर 24 वोल्ट का विभवांतर के सिरों पर 24 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के अनुगमन वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज्ञात कीजिए। तो करना चाहो तो एक बार खुद से ट्राई कर लो, फिर उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ। करना चाहो तो ट्राई कर लो, जल्दी से इसको ट्राई कर लिया, हो गया। तो देखो गतिशीलता का फार्मूला म्यू बराबर क्या होता है, VD डिवाइड बाई E के बराबर होता है। अब देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी है। कह रहा 1.2 लंबाई के एक चालक बना लो यार फटाक से। इसकी लंबाई लेंथ यानी कि L का मान कितना दे रखा है, 1.2 मीटर के बराबर। इस 24 वोल्ट का विभवांतर V का मान कितना दे रखा है, 24 वोल्ट दे रखा। हलवा सा क्वेश्चन है यार, ये 24 वोल्ट दे रखा है, ठीक। लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के अनुगमन वेग से, यानी VD का जो मान दे रखा है ये 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहे हैं, ठीक है। के अनुगमन वेग से गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्ञात कीजिए। देखो ये कुछ ऐसे कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये किस वेग से बढ़ रहे हैं, VD से, और VD का मान दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर। गतिशीलता पूछा है, नहीं किस गति से गतिशीलता यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। म्यू का मान निकालना है। तो VD का मान दे रखा है, E का मान अगर हमें मिल जाए तो डायरेक्ट हम रख देंगे। देखो VD का मान देखो, जो म्यू बराबर है VD, तो VD का मान तो 5 इंटू 10⁻⁻⁴ दे ही रखा है। हमें किसकी जरूरत है, E का मान। वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला E बराबर क्या होता है, V/L होता है। V/L होता है। अरे अब भी जिसको ना आया हो यार, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े यार तुम, स्थिर वैद्युत के पे क्या पढ़े अगर तुम्हें ये नहीं आया अभी तक। देखो dV बराबर आ जाएगा
ई इंटू डी एक्स, तो v बराबर e इंटू एक्स, तो v का मान v बराबर e इंटू एल। तो यहाँ से हम e का मान निकालेंगे, तो e का मान v बाई एल। अब अगर अब भी नहीं आया तो जाओ स्थिर बस्तिकी का पूरा पार्ट पीछे पलट के देखो, ठीक है। तो e का मान v बाई एल, v का मान कितना दे रखा है 24, l का मान कितना दे रखा है 1.2, इसको हटा दो, ऊपर 0 बढ़ा दो, 12 दूना 24, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। तो यहाँ पे मान रख दो 20, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। तो म्यू का मान हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, म्यू का मान आ गया इतना, म्यू का मान। अब जरा एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो कि 1/4 इंटू 10⁻⁻4, यहाँ दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लो, ठीक। तो 4 दूना कितना होगा 8, बचेगा कितना 2, फिर 0 बढ़ेगा, तो 4 पंचे 20, तो म्यू का मान आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻4 के बराबर, ये आ जाएगा म्यू का मान, ठीक है। तो बस म्यू का मान निकल गया, आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लो एक बार, नोट कर लिया। तो बस आज के लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में आएंगे कुछ नई बातों के साथ, हर लेक्चर की तरह। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।